इधर धैर्य के घर। धैर्य अभी भी हैरानी से कमरे के गेट पर खड़ी थी। तभी कोई उसके गले लगकर कहने लगा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। धैर्य अलग हुई और कहने लगी, अहाना दीदी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? अहाना ने मुंह बनाया और कहाँ देखा, 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे भूल गई दगाबाज। धैर्य ने उसे घूरा और कहा, आप नाटक क्यों कर रही हैं? बताइए। अहाना कहने लगी, मेरी जॉब लग गई है यहाँ। मासी ने कहा, तुम भी यहाँ हो तो मैं जा सकती है। फिर वह दोनों रावी और वीरा के कमरे के अंदर आ गए। धैर्य उन लोगों को देखकर कहा, आपका स्कूल कैसा रहा? इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अच्छा था। मम्मा और अपने बैग में कुछ सामान रखने लगी। धैर्य ने ध्यान से उस बैग को देखा और कहा, यह बैग थोड़ा अलग लग रहा है। तो रावी ने कहा, आपने पहले ध्यान से नहीं देखा होगा, यह तो वैसा ही है। और वापस उसे लेकर उसमें अपनी बुक्स रखने लगी। धैर्य ने कुछ नहीं कहा और बाहर जाते हुए कहने लगी, हम आप सबके लिए खाना बनाते हैं। आहाना उसे रोकते हुए कहने लगी, छोड़ो यार, चलो ना बाहर चलते हैं। धैर्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, आप आते से ही शुरू हो गई, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। यह कहते हुए वह किचन की तरफ चली गई। आहाना ने मुंह बनाया और कहा, तुम्हारी मम्मी सच में बहुत बोर है? वीरा ने आहाना को देखा और कहा, इसी बोरिंग होना नहीं, मैच्योर होना कहते हैं। और वापस अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगी। आहाना ने मन में कहा, इसका कहने का मतलब क्या है? मैं मैच्योर नहीं हूं। और फिर कहने लगी, तुम दोनों ना। इतना कहकर वो रुक गई। रावी और वीरा ने उसकी तरफ देखा। तभी अचानक आहाना उन दोनों की गले लग गई और कहने लगी, और मैंने तुम दोनों की यही सारी बातें तो बहुत मिस की हैं। वीरा उसे दूर करते हुए कहने लगी, पर मैंने आपको मिस नहीं किया तो जाइए। यहां से आहाना के जाने के बाद रावी ने कहा, दी बच गए। और फिर याद करने लगी कि क्या हुआ था। घर आने के बाद वीरा ने शिव को फोन करके उनकी सारी बुक्स और पहले जैसा बैग लाने को कह दिया था। शिव सारा सेम टू सेम सामान उनकी यह वापस ले आया था। यहां तक कि कॉपी पर जो प्रिंट पहले था वह भी वैसा ही था। पर जो सामान इस बार लाया गया था वह सबसे हाई क्वालिटी का था। वह बैग जापान के फेमस डिजाइनर ने बनाया था। वीरा और रावी ने पहले सोचा था कि वह बाद में इस बैग को बदल लेंगे। फिर भी यह नहीं सोचा था कि उन्हें आज करना पड़ेगा और उनके वह जापान से लाए गए बैग अब काम आएंगे। इधर उस खंडार बिल्डिंग में अंदर अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। सामने 6 लोगों को बांध के रखा गया था और उन सब के घुटनों से खून निकल रहा था। सबके मुंह अलग अलग तरह के घाव से भरे थे। वायु वहां रखे सोफे पर बैठा था और अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से फोन को देख रहा था। उसने उस फोन की तरफ देखते हुए ही कहा, तुमने वह बेस को क्यों बर्बाद किया? उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी वायु ने राका की तरफ देखा। राका आगे आया, पर एक आदमी के पेट पर मुक्का मारा। जैसे ही उस आदमी का मुंह खुला, उसने उसकी जुबान पकड़कर काट दी। वह आदमी चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके पूरे मुंह से खून ही खून बह रहा था। बाकी लोग यह देखकर डर गए। तभी राका ने दूसरे आदमी को पकड़ा और उसकी 3 उंगलियां काट दी। अब उन लोगों को डर लग रहा था कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा, हमारे बॉस का नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने कभी उन्हें नहीं देखा है। हमें तो यहाँ एक फोन कॉल आया था जिसने हमें बताया था कि हमें वहां पर बम प्लांट करने हैं। प्लीज हमें जाने दो। राका ने उनसे उनके फोन ले लिए और 2 लोगों को गोली मार दी। वायु ने उन 2 जिंदा लोगों की तरफ देखा और कहा, इन्हें काल को दे दो। राका ने अपने पीछे खड़े आदमियों से उन्हें उठाने को कहा और बाहर बने जंगल की तरफ गए। उन्होंने उन आदमियों को उस जंगल में फेंक दिया और वापस उस बिल्डिंग में आ गए। थोड़ी देर बाद उन आदमियों को किसी के यह दहाड़ने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी काली परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, एक बड़े से पंजे ने उनके चेहरे पर वार किया और थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ उनकी हड्डियां ही थीं। वह परछाई उस जंगल में ही गायब हो गई। दूसरा दिन वायु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था और करण उसके सामने खड़ा था। सिद्धार्थ सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था। उसने वायु की तरफ देखा और मन में कहा, क्या मैं इसे बता दूं कि इसकी माँ और दादी मुझसे मिलने आई थी? नहीं नहीं, क्या पता ये क्या करें। वैसे भी मुझे इस पागल के मुंह नहीं लगना। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, तुम्हें पागल बहुत पसंद है।
क्या तुम पागल खाने जाना चाहते हो? यह सुनते ही सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वायु को मुंह बनाकर देर रहा और कहा, मैं इतना जोर से भी नहीं सोचता हूं जो तू मेरी मन की बात सुन लेता है। वायु ने कहा, तेरा हॉस्पिटल बंद पड़ गया है? सिद्धार्थ ने उबासी लेते हुए कहा, नहीं, अभी नया स्टाफ शामिल हो रहा है। बिल्डिंग अभी अभी बनी है ना, तो बहुत काम है वहां। तू तो जानता है ऑस्ट्रेलिया से यहां शिफ्ट करने में मुझे कितनी परेशानी हुई है। तभी उनके गेट पर नॉक हुआ। करण ने गेट पर जाकर एक पार्सल लिया और वापस अंदर आ गया। उसने वो पार्सल वायु की टेबल पर रख दिया। वायु ने कहा, बताओ। करण ने कहना शुरू किया, सर, जिस नंबर की जांच करने को कल आपने कहा था वह किसी शिव कुमार का है सर। यह शिव कुमार RS कॉरपोरेशन में काम करता है। हम ये पता नहीं लगा पाए कि वह किसके लिए काम करता है। वायु ने अपनी आंखें चढ़ाई और कहा, RS का ऑपरेशन, वही जो पिछले 3 सालों से अचानक से दिखने लगी है। करण ने कहा, यस सर, कहा जाता है कि इस कंपनी को 2 लड़कियां चला रही है जिनके बारे में किसी को नहीं पता, बट यह सिर्फ एक रूमर है। सिद्धार्थ कॉफी पीते हुए कहने लगा, यार मुझे भी उन लड़कियों से मिलना है। आखिर 2 लड़कियां इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकती हैं? उनकी एज क्या बताई तुमने? करण ने कहा, सर, रूमर ये है कि उनकी एज 7 साल है। सिद्धार्थ के मुंह से पूरी कॉपी बाहर आकर टेबल पर फैल गई। उसने हंसते हुए कहा, यार करण, तुम सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? वायु ने करण से कहा, तुमने पता किया कि उसका कनेक्शन कैसे है? करण ने कहा, मैम जिस बिल्डिंग में रहती है शिव के सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। शायद इसीलिए उसके पास नाम का नंबर है। जब वायु ने धैर्य के फोन में वह मैसेज देखा था तो उसने तुरंत ही उस नंबर को जांच के लिए दे दिया था। सिद्धार्थ रोने का नाटक करते हुए कहने लगा, भाई तू तो बर्बाद हो गया, तू तो लूट गया। तेरी एंजल किसी किसी और के साथ मिल गई। वैसे तू किसी डेविल से कम नहीं है, पर यार तेरा पहला प्यार इसके आगे वह कुछ कहता। तभी उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। उसने देखा वायु उसे घूर रहा था। वह हंसते हुए कहने लगा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। उसी समय तेजस अंदर आया और अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गया। उसने सिद्धार्थ को उठाया और कहा, भाई आप नीचे कैसे गिर गए? सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर वायु को देखा और कहा, कोई अपनी जलन और गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। तेजस को कुछ समझ नहीं आया और वह एक फाइल वायु को देते हुए कहने लगा, भाई ये एंजल क्लोथस प्रोजेक्ट के बारे में है। हमने कई सारी कंपनी के साथ इसको लेकर चर्चा की है और प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने ये 2 कंपनियां सिलेक्ट की हैं। आप देख लीजिए कि आपको किसके साथ काम करना है। तभी उसकी नजर सामने रखे उस पैकेट पर गई। उसने कहा, भाई ये फोन किसके लिए है? सिद्धार्थ भी अब तक उठ चुका था। उसने अपना सर तेजस के कंधे पर रखा और कहा, हाँ भाई, ये फोन किसके लिए है? वायु आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा और कहने लगा, मिस धैर्या के लिए। सिद्धार्थ और तेजस अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे। सिद्धार्थ ने मन में कहा, भाई थोड़ा तो कंट्रोल कर ले तू। ये बोल क्या रहा है? ये तेजस ने घर पर अगर कुछ बता दिया ना तो तेरे काम लग जाने हैं। तभी उनकी कानों में वायु की आवाज आई, कल मुझसे उसका फोन टूट गया था, इसीलिए मैंने ये नया फोन मंगवाया है। असल में तो वायु नहीं, गुस्से में वह फोन खुद ही तोड़ दिया था। इधर धैर्य जब से ऑफिस में आई थी थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने जानवी से कहा, हम हमारा फोन करना भूल गए थे, क्या आपको मिला? जानवी ने कहा, नहीं यार, मैं कल जल्दी घर चले गई थी और मुझे नहीं लगता कि कोई तेरा फोन लेगा। अब धैर्य और परेशान होने लगी थी। उसके पास वही एक फोन था जिससे वह अपनी दोनों बेटियों से बात कर पाती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वह नया फोन ले पाए। घर का किराया और घर बाकी सारी चीजें देखने के बाद भी वह कभी अपने लिए नया फोन नहीं ले पाई। ये फोन भी उसके बर्थडे पर गायत्री देवी ने उसे गिफ्ट में दिया था। तभी उसने देखा कि करण वहां से जा रहा है, जो बिना सोचे समझे उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, हमें आपसे कुछ पूछना है। करण ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपको कुछ काम है? धैर्य थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगी, असल में हमारा फोन मिल रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। करण थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, आपको CEO सर के ऑफिस जाना चाहिए, शायद आपको वहां मिल जाए।
तभी धैर्या को याद आया कि कल वह सर ऑफिस में लंच करने गई थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, क्या हम हमारा फोन वहां भूल गए थे? आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? करण ने कहा, आप परेशान ना हो मैम, लंच टाइम में आप वहां जाकर अपना फोन ले लीजिएगा। धैर्या ने हाँ में सिर हिलाया और वापस काम करने लगी, पर उसे नहीं पता था कि वहां हर एम्प्लॉय हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। एक लड़का जिसका नाम वीर था, उसने बगल वाले लड़के से कहा, भाई देख, इस दुपट्टे वाली ने तो करण सर को फंसा दिया। उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने तो आज तक करण सर को किससे बात करते नहीं देखा। और मुस्कुराना तो दूर की बात है, और देख इससे कैसे मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। निशा जो अपने केबिन में बैठी यह सब देख रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी का मग गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। उसके दोनों हाथों में पट्टियां बंद थीं। उसने कल की छुट्टी ली थी और पूरा दिन उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पर तभी उसे फोन आया कि उसे काम पर आना पड़ेगा, वरना उसकी जॉब चली जाएगी। वह जानती थी कि यह सब करण कर रहा है और उसे इस बात पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। और अब जब उसने धैर्य और करण को ऐसे बातें करते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, अब भी जाओ तुम। मिस धैर्य, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं? लंच टाइम में धैर्य अपने हाथ में एक टिफिन बॉक्स लिए लिफ्ट में चढ़ गई। निशा उसके पीछे ही थी। धैर्य लिफ्ट में जाने के बाद वह भी दूसरी लिफ्ट थे। 13th फ्लोर का बटन दबा चुकी थी। उसे पता था कि धैर्य वहीं जाएगी। जब धैर्य लिफ्ट से बाहर आई तो उसने देखा कि करण बाहर ही खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप हमेशा बाहर क्यों रहते हैं? करण ने कहा, ये मेरी ड्यूटी है। मैम सर अंदर आपका वेट कर रहे हैं, आप जा सकती हैं। धैर्य ने उससे कहा, आप सच में काफी ईमानदार हैं। अरे हाँ। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा टिफिन बॉक्स करण को दे दिया और कहा, हम आपके लिए लाए हैं। कल आपने खाना नहीं खाया था ना, आशा करते हैं आपका हमारे हाथ का खाना बुरा नहीं लगेगा। करण ने एक नजर उस बॉक्स को देखा और उसका दिल नरम हो गया। करण का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वह छोटा था तभी उसे वायु के साथ रखा गया था। उसे हर एक चीज सिखाई गई थी कि उसे कब वायु की रक्षा करनी है। पर वायु के हॉस्टल जाने के बाद राजवंश खानदान के कुछ लोगों ने उसे वहां से निकाल दिया था। जब वायु अपनी कंपनी संभालने वापस आया था तो उसने करण को ढूंढा था और वापस से अपने साथ रख लिया था। उन सालों में करण ने बहुत कुछ झेला था, जिसके कारण उसका दिल पत्थर का हो चुका था। धैर्य का अपने लिए ऐसा व्यवहार देखकर उसे काफी खुशी हो रही थी। उसने खुश होकर कहा, थैंक यू भाभी। धैर्य हैरानी से उसे देखने लगी। तभी करण को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वह अपनी बात समझते हुए कहने लगा, मतलब मिस धैर्य माफ करना, मुझसे गलती हो गई, आप अंदर जाइए। ये कहते हुए उसने क्या बिन देरी किए दरवाजा खोल दिया। धैर्य अंदर चले गई। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था और वहां कोई दिख नहीं रहा था। धैर्य को लगा कि वायु नहीं है, इसलिए वह वापस जाने लगी। तभी उसने देखा कि उस केबिन में बने रूम से कुछ आवाज आ रही थी। धैर्य उस रूम के बारे में जानती थी। पिछली बार वायु ने उसे वहीं भेजा था, न चाहते हुए। उस कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। धैर्य ने अंदर देखा। वायु अपनी शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। उसकी कमर पर खून के कुछ निशान थे। धैर्य यह देखकर डर गई और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और वायु से कहने लगी, आपको चोट कैसे लग गई? हमें दिखाइए, यहां से तो खून निकल रहा है। ये कहते हुए उसकी चोट को देखने लगी। वायु अभी भी हैरान था। उसे पता नहीं था कि धैर्य कब अंदर आई, जब वह अपनी टेबल से उठकर किसी काम के लिए बाहर जा रहा था। तभी वहां के एक शो पीस है, उसके पेट पर एक कट लग गया, जिसे वह उस कमरे में चेक कर रहा था। वह होश में आते हुए कहने लगा, ज्यादा नहीं लगी है, ठीक हो जाएगा। धैर्य चिढ़ते हुए कहने लगी, इसे ज्यादा नहीं लगी है कहते हैं? देखिए कितना बड़ा कट है, हमें बताइए, मेडिकल किट कहाँ है? यह कहते हुए वह उस कमरे में मेडिकल किट देखने लगी जो उसे वहां के एक ड्राइवर में मिल गई। उसने उसे खोला और ध्यान से उस घाव को साफ करने लगी। उसने वायु को बेड पर बिठा दिया था और उसके सामने बैठकर वहां दवा लगा रही थी। धैर्य की नाजुक और छोटी उंगलियां जब वायु को छू रही थीं तो उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। पट्टी करने के बाद धैर्य को ध्यान आया कि उसने अभी क्या किया है।
वह उस घाव की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखने लगी। उसने मन में कहा, यह हमने क्या कर दिया? हमें ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। अब क्या होगा? उसने थोड़ा ऊपर देखा। पूरी शर्ट खुली होने के कारण वायु के सिक्स पैक ऐप और ब्रॉड मसल्स साफ साफ दिख रहे थे। उसके शरीर पर जगह जगह पुराने घाव के निशान थे, पर इससे उसकी बॉडी और ज्यादा अच्छी दिख रही थी। ढेरिया घूर घूर कर उसे ही देख रही थी। तभी उसके कानों में वायु की आवाज पड़ी, क्या ड्रेसिंग हो गई? धैर्या थोड़ा सकपका गई और उसके खड़े होते हुए कहने लगी, हमने आपकी चोट देगी तो थोड़ा डर गए थे, इसीलिए ऐसा किया, वरना नहीं करते, माफ कीजिए। यह कहते हुए वह भाग गई। थोड़ी देर बाद जब वायु चेंज कर कर बाहर आया तो उसने देखा कि ढेरिया बाहर ही खड़ी है। वह अपनी सीट पर बैठते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें कुछ काम है? धैर्या हक लाते हुए कहने लगी, हमारा फोन कल यह छूट गया था बाहर। करण सर ने कहा कि वह आपके पास है। वायु अपने लैपटॉप में देखते हुए कहने लगा, यह टेबल पर रखा है, ले लो। धैर्या टेबल के पास आई और कहने लगी, ये कोई फोन नहीं है। वायु ने एक बॉक्स धैर्या की तरफ खिसका दिया। धैर्या ने एक नजर बॉक्स को देखा और कहने लगी, सर, हमें हमारा फोन चाहिए ना? कि नया वायु ने अपना सर उठाया और अपनी गहरी नीली आंखों से धैर्या को देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा फोन कल टूट चुका है, इसीलिए इस फोन को रखो। धैर्या ने हैरानी से वायु को देखा और कहा, क्या हमारा फोन टूट गया? पर कैसे? वायु ने कहा, तुम्हें यह नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बस इस फोन को ले लेना चाहिए। धैर्या ने कहा, जाने दीजिए सर, हम नया ले लेंगे, हमें आपसे फोन नहीं चाहिए, और बाहर जाने लगी। वायु उठकर खड़ा हुआ और उस बॉक्स को उसके हाथ में रखते हुए कहने लगा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर मुझे तुम्हारे पास ये फोन नहीं मिला तो याद रखना, वायु राजवंश क्या है वह यह तुम्हें जरूर बताएगा। धैर्या को वायु का व्यवहार आज कुछ अलग ही लग रहा था। उसने आपकी उलझी हुई आंखों से वायु को देखा। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक ही वीरा का चेहरा आ गया। वीरा का वह ठंडा व्यवहार बिल्कुल वायु जैसा ही था। ये सोचते ही उसके हाथ अचानक से कांपने लगे। वायु ने अभी भी उसका हाथ पकड़ के रखा था। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ कांप रहा है, उसने कहा, रिलैक्स, वह मुझसे टूटा था, इसीलिए मैं उसे कंपनसेट कर रहा हूं, तो इसे ले लो। धैर्या अभी भी वह नहीं लेना चाहती थी। तभी उसकी नजर वायु की शर्ट पर गई। अब से थोड़ी देर पहले हुआ इंसिडेंट याद आ गया। उसके गाल अचानक लाल हो गए। वायु ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब उसकी आवाज थोड़ी और सॉफ्ट हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारी पुरानी सिम इसमें डाल दी गई है, तो तुम इसे ले जाओ। धैर्या बाहर आकर अपनी सोच में चले ही जा रही थी। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तभी वहां की दीवार के पीछे से कोई बाहर आया। वह निशा थी। उसने अब की मूठियां गुस्से में बंद कर ली और खुद से कहा, इससे क्या लगता है, यह करण के जरिए वायु सर तक पहुंच सकती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूं। यह कहते हुए वह बेसमेंट में चली गई, जहां पर लिफ्ट कंट्रोलर लगा था। उसने उसे बंद कर दिया, जिससे धैर्य की लिफ्ट 6 फ्लोर पर अटक गई। थोड़ी देर तक जब लिफ्ट नहीं चालू हुई तो धैर्य को बेचैनी होने लगी। उसने कई बार बटन दबाया और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश भी की, पर लिफ्ट में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। करण और वायु अपने केबिन में ही थे। वायु अभी उस फाइल को देखने ही वाला था। जो तेजस उसे देखकर गया था, तभी वहां सिद्धार्थ भागते हुए आया और कहा, वायु सुन तेरी एंजेल। सिद्धार्थ की इतनी बेचैनी भरी आवाज सुनकर वायु तुरंत खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या हुआ है? सिद्धार्थ हाँफते हुए कहने लगा, वह लिफ्ट, हाँ, वह लिफ्ट में है। वायु उसकी बात पूरी होने के पहले ही बाहर चला गया। उसने देखा कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। फिर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। धैर्य को गए 1 घंटा हो गया था। वह लिफ्ट से नीचे जाने लगा। जैसे ही वह 6 फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां लिफ्ट के पास का ही लोग जमा थे। वह आगे बढ़ने लगा। अंदर धैर्य लिफ्ट के फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी और सबसे देख रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी वहां एक गार्ड आया और कहने लगा, मैंने ऑन कर दिया है, किसी ने जानबूझकर स्विच को ऑफ कर दिया था। कुछ लोग बातें करने लगे, देखो अभी अभी कंपनी में आई है और कैसी मुसीबत में पड़ गई।
तुम्हें क्या लगता है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए, एक लड़के ने कहा। जाने दो, वैसे भी हमें क्या लेना देना? मेडिकल टीम का कोई आएगा तो इसकी मदद कर देगा। वह लोग यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि वहां ठंड बढ़ने लगी है। जैसे ही एक एम्प्लॉय पीछे मुड़ा, उसने डरते हुए कहा, वायु सर। उसने यह बहुत धीरे कहा था। तब भी आसपास के सब लोगों ने सुन लिया था। और जैसे ही सब मुड़े, सबके पैर अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि वायु उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वह अपने तेज कदमों से आगे आया। सबका दिल उनके मुंह में ही आ गया था। वायु बहुत कम ही किसी से मिलता था। यहां तक कि उसकी मीटिंग्स और एम्प्लॉइज द्वारा दिए जाने वाला काम भी करण ही मैनेज करता था। वायु सीधे लिफ्ट में गया और धैर्य को गोदी में उठाकर अपने फ्लोर पर ले जाने लगा, जब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। सब उसी तरफ देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी यहां क्या हुआ है। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, मैं आशा करता हूं कि आप सब भूल जाएंगे कि अभी यहां क्या हुआ था। यह एक बहुत डरावनी और ठंडी आवाज थी, जो सबकी रीढ़ की हड्डी कांपने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो कारण उन्हें गुस्से में घूर रहा था। करण ने आगे कहा, और जो आप लोगों ने आज उस एम्प्लॉय के साथ किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए वह दूसरे लिफ्ट में चला गया। सिद्धार्थ, जो कि उसके साथ ही चल रहा लिफ्ट में, उसे मुंह बनाकर देखने लगा और कहा, यार सच में तुम ना बिल्कुल वायु के डुप्लीकेट हो, पर तुम्हारे पास कोई एंजेल नहीं है। करण ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप लिफ्ट के नंबर देख रहा था। जैसे ही वह लोग वायु के केबिन पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि केबिन के अंदर वाले कमरे में धैर्य बेड पर लेटी थी और वायु उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। वायु ने बिना पीछे मुड़े कहा, इसे चेक करो। सिद्धार्थ आगे आया और धैर्य की पल्स चेक करने लगा। उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, इसकी पल्स बहुत धीरे चल रही है। फिर उसने ने करण से अपना बैग लाने को कहा और स्टेटस स्कोप पहनकर धैर्य की हार्टबीट चेक करने लगा। जैसे जैसे वह धैर्य का चेकअप कर रहा था, उसके चेहरा काला पड़ते जा रहा था। उसने धैर्य को 2 इंजेक्शन दिए और अपना बैग बंद करने लगा। जब वह धैर्य को इंजेक्शन दे रहा था तो वायु थोड़ा उदास दिख रहा था। उसे याद आ रहा था कि धैर्य इंजेक्शन से कैसे डरती है। उसने उसका इंजेक्शन वाला हाथ सहलाया और कहा, यह मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। सिद्धार्थ ने अपना बैग करण को दिया और कहा, तू उसके पास हमेशा नहीं रह सकता है, तो अपने आप को दोष मत दें। वायु ने धैर्य को ब्लैंकेट उड़ाया और बाहर आ गया। सिद्धार्थ केबिन से जा ही रहा था कि तभी वायु ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। सिद्धार्थ बिना पीछे मुड़े अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। वायु ने कहा, क्या छुपा रहा है? सिद्धार्थ बिना पूछे मुंडे कहने लगा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं, मुझे हॉस्पिटल का कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ, वायु नहीं है, थोड़ा चिल्लाकर कहा था। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ कांप उठा। उसने यार को सिर को पीछे मोड़ा। वायु ने तभी सिद्धार्थ के चेहरे के भाव देख लिए थे। जब वह धैर्य का चेकअप कर रहा था, वह समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है। तभी करण वहां आया और कहने लगा, सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। वायु ने करण की तरफ देखा और पूछा, बात क्या है? करण बताने में थोड़ा हिचकिच रहा था, पर उसने हिम्मत करके कहा, सर, मिस ढेरिया का कोई रिलेटिव उन्हें लेने आया है। वायु ने आंखें छोटी करके करण को देखा, और कहां पर, उसका तो कोई नहीं है ना? करण ने कहा, सर, वह अपना नाम शिव कुमार बता रहे हैं। असल में थोड़ी देर पहले करण को फोन आया था कि रिसेप्शन पर कोई धैर्य के बारे में पूछ रहा है। उसका कहना है कि वह उसके परिवार से और वह उसे ले जाना चाहता है। जब करण को पता चला कि वह कौन है, तो वह तुरंत ही वायु को इस बारे में बताने आ गया था। सिद्धार्थ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर कहने लगा, क्या यह वही मैसेज वाला लड़का है? अरे बड़ी चिंता दिखती है, मतलब दर्द इसे हो रहा है। और पता उसे वहां चल गया। तभी उसने देखा कि करण उसे इशारे में कुछ न बोलने के लिए कह रहा है। अचानक से सिद्धार्थ को याद आया कि वायु अभी भी उसके साथ है। उसने मन में कहा, हे भगवान, तूने मेरी जबान इतनी फिसलने वाली क्यों बनाई है? अब जल्दी से बात बदलनी पड़ेगी। अरे हाँ करण, तुम उसे लेकर तो नहीं आए? करण थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, सर, मैंने बहुत कोशिश की, पर वह सुनना ही नहीं चाहते। वह बाहर ही खड़े हैं। वायु तुरंत बाहर चला गया।
उसने देखा येलो कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट के साथ चश्मा लगाकर एक आदमी वहां खड़ा हुआ था। वह एक शरीफ इंसान दिख रहा था, पर जिस तरह वह खड़ा था, वायु को उस पर शक हो रहा था। उसके आसपास हमेशा बॉडीगार्ड रहते थे, इसीलिए उन्हें उनके खड़े रहने का और उनके पोस्चर उसे अच्छे से पता थे। तभी शिव आगे आया और कहने लगा, सर, गुड आफ्टरनून, मैं धैर्या जी को लेने आया हूं। वायु ने उसे घूर कर देखा और कहा, आप उन्हें कैसे जानते हैं? शिव, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहा वह मेरी नेबर है। वायु ने आंखें चढ़ाई और कहा, नेवर के लिए इतनी चिंता? शिव ने सीधे वायु की तरफ देखा और कहा, वह एक अच्छी इंसान है और मुझे उनकी चिंता है। क्या आप मुझे उन्हें ले जाने देंगे? करण और सिद्धार्थ हैरानी से नजारा देख रहे थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वायु से ऐसे बात करें, और यह इंसान ऐसे बात कर रहा है जैसे वायु सब्जी वाला हो। शिव सिर्फ वीरा और रावी के आर्डर ही मानता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। अगर उसकी मैम ने उसे कुछ करने को कहा है तो वह किसी भी कीमत पर करेगा, और अभी उसकी मैम चाहती है कि उनकी मम्मी उसके साथ हो और वह उसे यहां से ले जाकर रहेगा। तभी वायु ने कहा, अगर मैं ना कह दूं तो शिव ने एक नजर वायु को देखा और कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते? वायु है उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, और करण को उसे बाहर भेजने को कह दिया। फिर वापस कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा करण जमीन पर पड़ा था और शिव अपने चश्मा साफ करते हुए वापस वह पहन रहा था। बिना चश्मे की वह किसी खूंखार जानवर की तरह दिख रहा था। वायु आगे जाने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, मुझे लगता है तुझे उसे जाने देना चाहिए। वायु ने अपनी जलती हुई आंखों से सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धांत उसे बहुत ही शांत नजरों से देख रहा था। फिर उसने उस तरफ देखा जहां करण गिरा था। करण एक प्रोफेशनल फाइटर था जो किसी भी इंसान से लड़ सकता था, पर वह अभी चश्मे वाले लड़के से हार गया। यह सोचते हुए सिद्धार्थ का मुंह बन गया था। शिव ने किसी की तरफ नहीं देखा और कमरे में जाकर ढेरिया को गोदी में उठा लिया और बिना किसी की तरफ देखे बाहर चला गया। वायु ने इस समय अपनी मुठिया कस के बीच रखी थी। शिव नीचे आया और ढेरिया को कार की बैक सीट पर लिटाया और आगे बैठकर कहने लगा, मैम, कहाँ जाना है वीरा? जो ढेरिया का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी थी उसने कहा, घर चलो। शिव ने गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद धैर्या के कमरे में 2 डॉक्टर कमरे में ढेरिया का चेकअप कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने शिव से कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। आप लोग ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? वीरा, जो कि चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, उसने कहा, सीधे बात बताइए, आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, काफी देर तक किसी जगह बंद रहने के कारण इसकी हेल्थ पर असर हुआ है और अब परेशानी पहले से ज्यादा हो गई है। ये कहते वक्त डॉ थोड़ा उदास था। उसने आगे कहा, पर किसी ने शायद कोई बहुत अच्छी दवा दी है जिससे इनकी हालत बिगड़ने से बच गए। मेरी माने तो आप उस इंसान से ही इनका इलाज करिए। ये कहते हुए वो वहां से चले गए। रावी कब से ढेरिया के पास बैठकर रो रही थी। तभी वीरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, वो ठीक हो जाएगी। रावी ने वीरा की तरफ देखा और उसे गले लगाकर वापस रोने लग। वीरा घीरे से उसका सिर सहला रही थी। उसकी आंखें भी इस समय थोड़ा नम थीं, पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए थे। अगर वो रोती तो वह अपनी इस मासूम बहन और माँ को कैसे संभालती? उसके लिए खुद को कठोर रखना जरूरी था। थोड़ी देर बाद वह घेरिया और रावी को कमरे में छोड़कर बाहर आ गई। उसने शिव से कहा, बताओ। शिव ने कहा, मैम, वो वही डॉ है जिसे हम ढूंढ रहे थे और उसने ही मैम को इंजेक्शन दिए। वीरा ने कहा, उसका क्या? शिव ने कहा, मैम, हमने उसे पकड़ लिया है। वीरा ने एक नजर कमरे को देखा और कहा, चलो, राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु सिद्धार्थ तो गुस्से में घूर रहा था। उसने कहा, तूने मुझे उसे रोकने क्यों नहीं दिया? सिद्धार्थ ने उसे सोफे पर बिठाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे समझना होगा। वायु ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सिद्धार्थ ने आगे कहा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, यह मैं तुझे पहले भी बता चुका हूं। मैंने चेक किया उसे, पर मैं भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी रिपोर्ट ना देख लूं, और उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था।
जैसे वह उसकी कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता हो। अगर तू उसे उसके साथ नहीं जाने देता तो हो सकता है उसकी हालत और बिगड़ जाती। वायु थोड़ी देर शांत रहा। वायु ने एक गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने करण को आवाज दी। करण, जो कि बाहर ही खड़ा था, वह तुरंत अंदर आया। वायु ने कहा, पता करो वह कहाँ है। सिद्धार्थ ने गुस्से में वायु को घूरा और कहा, क्या तू उसकी जासूसी करने वाला है? ये तो सही नहीं कर रहा है। तो उसके पर्सनल स्पेस घुस नहीं सकता। वायु बाहर जाते हुए कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि वह मेरी है। एक छोटे से घर के पास एक ब्लैक कलर की कार रुकी। उसमें से वीरा और शिव बाहर आए। वीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिव के साथ वह उस कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल, अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वीरा अंदर जाकर खड़ी हो गई। शिव ने उसके लिए एक कुर्सी लाई और वीरा उस पर बैठ गई। सामने एक लड़की बधी थी, जिसके मुंह को काले कपड़े से ढक कर रखा गया था। वीरा ने शिव को कुछ इशारा किया, फिर वह कपड़ा उसके चेहरे से हटा दिया। डिम लाइट में वह लड़की वीरा का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वीरा की नजरें अपने हाथ में रखी एक फाइल पर थी। वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लगी, छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या बंद करने की? तभी उसके कानों में वीरा की आवाज आई, शीतल जोशी, स्कूल टीचर मनोज जोशी, रिटायर ऑफिसर आदि जोशी, एक 13 साल का लड़का। तुम्हारी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग है। अपने परिवार वालों का नाम किसी बच्चे के मुंह से सुनकर निशा दंग रह गई थी। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानती हो? वीरा की नजर अब भी उस फाइल में ही थी। उसने कहा, मैं वह हूं जिससे किसी अपने को तुमने हर्ट किया है, और मैं सोच रही हूं कि तुम्हें भी पता चलना चाहिए, जब किसी अपने को चोट लगती है तो कैसा लगता है। वीरा की ठंडी आवाज और छोटे से कमरे में गूंज रही थी। निशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटी सी बच्ची की आवाज सुनकर उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने खुद को मजबूत किया और कहा, तुम बच्ची, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, मुझे जाने दो यहां से। तभी वीरा ने अपना सर ऊपर करा और अपनी गुस्से भरी नजरों से निशा को देखा। निशा को उस दिन लाइट में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, जो किसी समुद्र की तरह गहरी थी, और उसमें एक तूफान चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, ये आंखें बहुत ज्यादा फेमिलियर है। उसने कहा, मैंने तुम्हारे किसी भी अपने को हर्ट किया है, और तुम खुद को समझती क्या हो? बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। पता नहीं माँ, बाप ने क्या सिखा दी है। जैसे ही निशा ने यह शब्द कहे, अचानक ही कमरे का माहौल ठंडा होने लगा। ऐसा लग रहा था वहां काला धुआं भरता जा रहा है, और उस दोहे को चीरते हुए वीरा की आवाज आई, तुमने धैर्या साहू को परेशान किया है। ये नाम सुनते ही निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, फिर से यही लड़की, आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती है? वीरा ने पीछे शिव को देखा। शिव आगे आया और निशा को उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। निशा दर्द में चिल्लाने लगी। वीरा ने कहा, तुम्हें उन्हें लिफ्ट में बंद किया? तुम्हारी वजह से आज उनकी तबीयत खराब है। वीरा कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, पर अपनी मम्मी और अपनी बहन पर एक खरोच भी नहीं। तुम कीमत चुकाओगी? यह कहते हुए वह बाहर आ गई। शिव ने निशा के बाल छोड़े और वह भी बाहर आ गया। निशा सदमे में खुद से कहने लगी, इसने अभी क्या कहा था? यह धैर्य की बेटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे देखकर नहीं लगता कि उसकी बेटी होगी, और उसकी हरकतें देखकर भी नहीं लगता कि यह उसकी बेटी है। बाहर वीरा डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक निराशा थी। उसने बिना पीछे मुड़े फिर से कहा, उसे तब तक यहां रखो जब तक वह यहां से किसी दूसरे शहर में जाने को राजी ना हो। उसके घर पर एक मैसेज छोड़ो कि वह कहीं बाहर गई है, और याद रखना, उसे न छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि उसे सजा नहीं मिलेगी। उसने मेरी मम्मी को हर्ट किया है। शी डिजर्व्स द लेसन। शिव पीछे ही खड़ा था और उसने सहमति में हाँ कह दिया। भले ही वह वीरा का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर जो ऑरा हमेशा वह उसके पास से महसूस करता था, वह इस समय उसे फीका लग रहा था। वह जानता था कि वीरा रावी और धैर्य को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह हिम्मत करके वीरा के सामने आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। वीरा ने अपनी शांत आंखों से उसे देखा। शिव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से वीरा को गले लगा लिया। वीरा मूर्ति की तरह जम गई।
कुछ ही पलों बाद उसने कस के शिव की शर्ट पकड़ ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली, बस अपने आंखों से आंसू को बहने दिया। शिव की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वीरा ने कहा, क्यों? मेरी मम्मी के साथ ये सब हो रहा है? मुझे उन्हें ठीक देखना है। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद वह उससे अलग हुई और आगे जाते हुए कहने लगी, जल्दी घर ले चलो। अहाना मासी की ड्यूटी खत्म होने वाली है, वह घर आएगी। शिव अपने सामने चलने वाली छोटी की परछाई को देख रहा था। फिर उसने अपनी शर्ट की तरफ देखा, जो वीरा के आंसू से गीली हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और कार में बैठकर उसे आगे बढ़ा दिया। पुरानी बिल्डिंग में वायु एक कमरे में खड़ा था और उसके हाथ में गन थी। वह लगातार अपने सामने बने टारगेट पर फायर किए जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। थोड़ी देर बाद करण वहां आया। वायु ने कहा, क्या वह मिली? करण ने हताश होकर कहा, सर, वह दोपहर से ही ऑफिस में नहीं है और उनके घर पर पता करने पर पता चला है कि वह बाहर गई है। वायु की आंखें गहरी हो गई थीं। जब करण ने बताया कि उसे निशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वायु को और गुस्सा आने लगा। ढेरिया के ऑफिस जाने के बाद वायु ने अच्छे से सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और से पता चला कि यह सब निशा ने किया है। वह उसे ढूंढकर उसे मार डालना चाहता था, पर वह से मिल ही नहीं रही थी। वायु सोफे पर बैठा और कहने लगा, क्या वह तुम्हें ऑफिस से जाती हुई दिखी थी? करण ने कहा, वह काफी जल्दी में निकली थी, शायद किसी परेशानी में थी। पर एक जगह जाकर हमें कोई और फुटेज नहीं मिली, जैसे किसी ने वह मिटा दी हो। ना ही हम उसका फोन ट्रैक कर पा रहे हैं। वायु की आंखें अचानक गहरी हो गईं। उसके दिमाग में अचानक ही शिव का ख्याल आ गया। उसने कहा, वो लोग कहाँ गए? करण ने कहा, सर, शिव कुमार मैम को उनके अपार्टमेंट ले गए थे और थोड़ी देर बाद वहां से हमने कुछ डॉक्टर्स को जाते देखा। करण वायु को कुछ और भी बताना चाहता था, पर वो बता नहीं पा रहा था। उसने उसके साथ 2 छोटी लड़कियों को भी देखा था, पर उनके चेहरे पर मार्क्स होने के कारण वह ध्यान से नहीं देख पाया और वह उस अपार्टमेंट में जाना जाकर किसी दूसरे ही अपार्टमेंट में गई थी। इसीलिए करण को लगा कि शायद वह कोई और हो सकता है, कि वह कोई और है। उसके दिमाग में वह वाली लड़कियां वाली बात गई, पर उसने यह ख्याल झटक दिया और खुद से कहा, ऐसे मजाक कौन करता है कि 7 साल की लड़कियां एक कंपनी चलाएगी? तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, जांच जारी रखो। इधर धैर्या के घर वीरा और शिव घर आ गए थे। उन्होंने देखा कि रावी किचन में थी और खाना बना रही थी। सीधे उसके पास चले गए। रावी ने चिंता भरी नजरों से उसे देखा और कुछ पूछने ही वाली थी कि वीरा ने कहा, सब सेटल हो गया है। मम्मा कैसी है? रावी ने सूप को हिलाते हुए कहा, उन्हें होश आ गया है। मैंने उन्हें बताया कि शिव भैया उन्हें लेकर आए हैं। पहले तो उन्हें अजीब लगा, पर मैंने जैसे तैसे उन्हें समझा दिया। वीरा ने एक लंबी सांस ली और अपनी मम्मी के कमरे में चले गए। शिव अभी भी रावी को देख रहा था। रावी ने शिव को एक मुस्कान दी और कहा, आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे? शिव थोड़ा सकपका गया। वो ये देखकर हैरान था कि उसकी मैडम को खाना बनाना भी आता है और अब वह से खाने को पूछ रही है। उसने नासमझी में हम गर्दन हिला दी। रावी ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। तभी घर की डोरबेल बजी। शिव ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर अहाना खड़ी थी, जो शिव को घूर कर देख रही थी। उसने कहा, तुम कौन हो? यह कहते हुए वह अंदर आ गई। शिव अहाना को जानता था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा, मैं ढेरिया जी का पड़ोसी हूं। अहाना आगे कुछ पूछती, इससे पहले ही वीरा ढेरिया के कमरे से बाहर आते हुए कहने लगी, मम्मा ऑफिस में बेहोश हो गई थी, ये उन्हें वहां से लेकर आए हैं। वीरा की बात सुनते ही अहाना ने अपनी सैंडल उतारी और दौड़कर ढेरिया के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे। धैर्य मुंह बनाकर रावी और वीरा को देख रही थी। उसने कहा, हमें यह दलिया नहीं खाना और ना ही यह सूप पीना है। आप सब इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और हमें यह दिया है। वीरा ने घूर कर अपनी मम्मी को देखा और कहा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कमजोरी है और आपको यही खाना होगा। धैर्य ने लाचारी से अपनी प्लेट देखी और कहा, कमजोरी है तो हमें घी खिलाना चाहिए, रबड़ी खिलानी चाहिए, और आप लोग हमें यह खिला रही हैं। अहाना अपना मुंह दबाकर हंस रही थी।
उसने धीरे से ढेरिया के कान में कहा, मुझे सच में बताओ, क्या तुम इनकी माँ हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा लगता है कि तुम इनकी बेटी हो। ढेरिया ने घूर आहाना को देखा और चुपचाप खाना खाने लगी। रात की 2 बजे बालकनी में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। वीरा स्कूल में हुए वाक्य को याद कर रही थी। अचानक ही रावी को बेचैनी होने लगी थी और वह काफी परेशान दिख रही थी। क्लास में हिस्ट्री के टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, जिसके कारण रावी को नींद आ गई थी। अचानक ही वो उठ की खड़ी हुई और जोर से चिल्लाने लगी। मम्मा वीरा की आंखें अलर्ट हो गईं। उसने रावी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ है? रावी घबराते हुए कहने लगी थी, मम्मा ठीक नहीं है। वीरा जानती थी कि अगर रावी को कुछ गलत लग रहा है तो जरूर कोई बात होगी। उसने टीचर की तरफ देखा और कहा, हमें एक फोन करना है। उसकी आवाज में सिर्फ एक ऑर्डर था। पता नहीं वो मैडम मना क्यों नहीं कर पाई। और अपना फोन उसके हाथ में रख दिया। जब तक उस टीचर को होश आया तब तक वीरा किसी को फोन लगा चुकी थी। उन्होंने सुना वीरा ने किसी से कहा, यहां आओ, और फोन काटकर टीचर को वापस दे दिया। टीचर ने वीरा की तरफ देखा और सोचा, क्या इसे यही कहना था? थोड़ी देर बाद वहां शिव आया, जिसके साथ प्रिंसिपल भी था। वीरा और रावी उठकर बाहर चले गई। शिव उनके पीछे ही था। उसने प्रिंसिपल से कहा, सर, हम आपको कल एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। ये कहकर वो चला गया। कार में रावी परेशान होते हुए कहने लगी, शिव भैया, मम्मा के ऑफिस चलो। शिव ने तुरंत कार उस तरफ मोड़ दी। कुछ समय बाद वो उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। वीरा ध्यान से उधर देख रही थी। उसने शिव से कहा, अंदर जाओ और हर हाल में मेरी मम्मा को लाओ। ये मेरा ऑर्डर है। ऑर्डर वर्ड। सुनते ही उसकी पीठ सीधी हो गई। उसकी आंखें खतरनाक दिखने लगीं और वो बाहर चला गया। अंदर आकर उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना कि ढेरिया लिफ्ट में बेहोश हो गई है। और आगे तो आप जानते हैं।